आज हम राजस्थान का भूगोल में प्राकृतिक वनस्पति व वन संसाधन जिसका अध्ययन हम कर रहे थे, वीडियो की निरंतरता बनाते हुए आज भी हम उन्हीं के बारे में बाकी बचे हुए जो हैं उनका अध्ययन करेंगे। जैसे कि अपन ने देखा था कि भौगोलिक लक्षणें वितरण प्रारूप की दृष्टि से हमने 6 भागों में जो वनों का वर्गीकरण किया था, उसमें शुष्क सागवान के वन, ड्राई टीक फॉरेस्ट, मिश्रित पतझड़ वाले वन, मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट, अर्ध उष्ण सदाबहार वन, सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और नदी तट के वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वाले वन और शुष्क वन। इनमें से हमने शुष्क सागवान के वन और मिश्रित पतझड़ वाले वन का अध्ययन पिछले वीडियो में किया था। आज हम बाकी बचे हुए जो हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो है अर्ध उष्ण सदाबहार वन। ये जो वन हैं इनको हम सदाबहार वन भी कहते हैं। क्यों? ये वन वैसे राज्य के अर्धशुष्क भाग में पाए जाते हैं। इन अर्धशुष्क भागों में भी ये सदैव हरे भरे रहते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार कहा जाता है। इन वनों का विस्तार राज्य के बहुत छोटे और सीमित भाग आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पर वृक्षों की सघनता अधिक है और पूरे वर्ष भर हरियाली रहती है। यहाँ पाए जाने वाले वृक्षों में मुख्यतः आम, बांस व सागवान आदि हैं। और ये जो वन है पहाड़ी के ऊंचाई वाले भागों में पाया जाता है, जहाँ की जलवायु नीचे की अपेक्षा कर थोड़ी ठंडी होती है। ये कुल वन क्षेत्र के 0.4% भाग में पाए जाते हैं। फिर आता है नदी तट वाले वन। वैसे तो अगर अपन राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर राजस्थान में नदियों और जल की जो क्षमता है या जल की जो मात्रा है वो बहुत कम पाई जाती है। यहाँ पे अधिकांश नदियाँ जो हैं मौसमी हैं, लेकिन वर्षा ऋतु में जब अच्छी तेज़ बारिश हो जाती है उसके कारण बाढ़ आ जाती हैं और जिसके फलस्वरूप नदी तट के आसपास वनस्पति उगना प्रारंभ हो जाती है। इसी कारण नदियों में जल की प्राप्ति के अनुसार दोनों तट पर अनेक प्रकार के मानसूनी व कांटेदार वृक्ष वहाँ के पर्यावरण के हिसाब से उग जाती हैं। झाड़ियाँ आदि भी जिस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं उसके हिसाब से। अरावली के पूर्वी भाग में आम, नीम, पीपल, बड़, शीशम, ढाक, पलास, खीर, बबूल, महुआ, रोहिड़ा, आंवला, बहड़, हरड़, सेमल, गूलर, अमलतास आदि के पेड़ पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में लूनी नदी के बेसिन में ऐसी वनस्पति लूनी एवं सहायक नदियों के तट पर पाई जाती है। इनमें रोहिड़ा, बबूल, खेर, खेजड़ा, झाला, करजड़ी, केर, आंवला और अन्य प्रकार की झाड़ियाँ भी वहाँ पे पाई जाती हैं। फिर आता है उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वाले वन। ये जो वन है रेतीली भूमि, शुष्क जलवायु, कम वर्षा यानी औसत वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में होने वाले क्षेत्र में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वाले वन नाम से ही पता चल रहा है कि इस प्रकार के वनों में जो पौधे होंगे वो झाड़ी युक्त
यानी कंटीले और झाड़ी युक्त होंगे। इस प्रकार के वनों के जो मुख्य वृक्ष हैं खेजड़ा, रोहिड़ा, बेर, जाल, कंटीले, बबूल, कैर आदि मुख्य हैं। और साथ ही इन पौधों की जड़ें, इन वृक्षों की जड़ें जो होती हैं लंबी होती हैं, मोटी होती हैं, जिससे कि ये गहराई से पानी, क्योंकि पानी की मात्रा वहाँ कम होती है, जड़ें गहरी होने के कारण ये भूगर्भ से पानी को प्राप्त कर सकती हैं और मोटी छाल होने के कारण पानी का वाष्पीकरण है वो जल्दी से नहीं होने देती हैं। और जहाँ क्षारयुक्त और दलदली भूमि है वहाँ पे लवणरागी वनस्पति या झाड़ी मिलती हैं। लूणकरणसर, पंचभद्रा, डीडवाना, बीरमसर आदि इलाकों में विशेष रूप से इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यहाँ जो वनस्पति पाई जाती हैं उनमें तने मोटे होते हैं, किन्हीं पे कांटे अधिक होते हैं। वृक्षों की पत्तियाँ जो होती हैं वो छोटी होती हैं, मोटे भी होती हैं। इसी भाग का मुख्य वृक्ष जो है खेजड़ी है। इसकी लकड़ी से कोयला, गोंद, चमड़ा, रंगने के पदार्थ, पत्तियाँ तथा रीठा आदि प्राप्त किए जाते हैं। इनका जो मुख्य क्षेत्र है वो जोधपुर, बीकानेर, सीकर, अजमेर, जयपुर, दौसा, झुंझुनू आदि जिले हैं। फिर आता है शुष्क वन। इन वनों का विस्तार औसत 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों में पाया जाता है। इनका विस्तार मुख्यतः बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर एवं पश्चिमी जोधपुर जिलों में पाया जाता है। इन वनों में पेड़ बहुत छोटे आकार के होते हैं। छोटी झाड़ियाँ, प्राकृतिक वनस्पति बहुत कम व काफ़ी क्षेत्रीय अवस्था में आती है। और इस प्रकार के जो शुष्क जलवायु वाले वन हैं इनमें खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, कैर, थोर आदि वृक्ष व झाड़ियाँ उगती हैं। खेजड़ी जो है वो बहुत ही उपयोगी वृक्ष है और इसको एक तरह से हम राजस्थान का कल्प वृक्ष के नाम से भी इसको जानते हैं और राजस्थान का राज्य वृक्ष जो है उसके रूप में भी इसको जाना जाता है। इसी तरह से इनका जो पत्तियां होती हैं जैसे खेजड़ी है, बेर है, इन सभी की जो पत्तियां होती हैं उसको पशुओं के खिलाने के काम में भी आते हैं। केर के जो फ्रूट होते हैं उसको भी काम में लिया जाता है। ये थे अपने शुष्क वन जहाँ पे वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से कम पाई जाती। सॉरी। अब वनों से जो प्राप्त होने वाले जो लाभ हैं उसको हम किस प्रकार से बता सकते हैं। जैसे वनों से हमें ईंधन के लिए लकड़ी मिलती है, इमारती लकड़ी मिलती है, गौण जो उपज होती हैं शहद, मोम और बांस जो है उसको काम में लिया जाता है। कत्था जो होता है उसके लिए खैर के वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसको काम में लिया जाता है। सुगंधित घास में खस नाम की घास होती है उसको काम में लिया जाता है। गोंद में खेजड़ा, बबूल, ढाक आदि से जो निकलता है पदार्थ चिपचिपा उसको काम में लिया जाता है गोंद के रूप में। तेंदू पत्ती से जो होता है प्रमुख उत्पाद बीड़ी वो काम में ली जाती हैं। महुआ, आवल या झाबुई जिसकी आवल की छाल से सबसे महत्वपूर्ण कार्य चमड़ा साफ करने का होता है।
इस तरह से वनों से हमें अनेक प्रकार के जो लाभ होते हैं, गौण उपज भी होती हैं, उनमें अनेक प्रकार के फल, जड़ी बूटियाँ आदि भी वनों में से हमें प्राप्त होती हैं। वन विनाश जो है उसको रोकना हमारा समाज का एक बहुत ही अहम कर्तव्य है और इसके लिए हमें सबसे ज़रूरी है जन चेतना। जैसे राज्य में जैसे जैसे वन विनाश जो है होने लगा है, उसके साथ ही पर्यावरणीय असंतुलन है वो पनपने लगता है और पर्यावरण में अनेक आपदाएं उत्पन्न होने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप जनमानस, सरकार व सामाजिक संस्थाएं पर्यावरणीय चेतना हेतु आगे आई। वनों से लकड़ी काटने पर पाबंदी लगाई गई, अनेक स्थानों पर वृक्षारोपण किया गया, स्थानांतरित कृषि पर रोक लगी है, वन नीति की घोषणा की गई, सामाजिक वानिकी पर जोर दिया गया और कोई भी अपना जो प्रयास होता है उसमें जो जन चेतना होती है वो आवश्यक है। इसलिए पर्यावरणीय चेतना लाने के लिए जो संगोष्ठियाँ आयोजित की गई, अनेकों कार्यक्रम के द्वारा बताया गया और इन्हीं कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजस्थान राज्य वन विकास निगम की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। पर्यावरणीय वन विभाग की नीति के अनुसार धरातल के 33% भूभाग पर वन क्षेत्र होने चाहिए, लेकिन राजस्थान में इतना भूभाग पर वन नहीं है। और वनों को वृक्षारोपण हमारे लिए इसलिए आवश्यक है कि जो पर्यावरणीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई है उससे हम बच सकते हैं। तो इसके लिए हमें हमारा भी दायित्व है और सामाजिक चेतना भी उसके लिए आवश्यक है।